हेलो लवली चिल्ड्रन, आज मैं आपको कक्षा 10वीं गद्य का भाग 2 पार्ट 1 जिसका शीर्षक है माता का आंचल, उसके प्रश्न उत्तर बताऊंगी बहुत ही सरल भाषा पर। पहला प्रश्न है, उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्षितिज भाग 2 के पूरे पाठ के प्रश्नोत्तर और व्याख्या हो चुकी है। ये आज से अपना गद्य का बुक का पहला पार्ट है, उसके प्रश्न उत्तर हैं। चलिए देखते हैं। प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास ना जाकर मां की शरण लेता है। आपकी समझ में से इसकी क्या वजह हो सकती है? उत्तर है, यह बात सच है कि बच्चे यानी लेखक को अपने पिता से अधिक लगाव था। उसके पिता उसका लालन पालन ही नहीं करते थे, उसके संग दोस्तों जैसा व्यवहार भी करते थे, परंतु विपदा के समय उसे लाड़ की जरूरत थी, अत्यधिक ममता और माँ की गोद की जरूरत थी। उसे अपनी माँ से जितनी कोमलता मिल सकती थी उतनी पिता से नहीं। यही कारण है कि संकट में बच्चे को माँ या नानी याद आती है, बाप या नाना नहीं। माँ का लाड़ लगाव को भरने वाला मरहम का काम करता है। यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सकना क्यों भूल जाता है? उत्तर, शिशु अपनी स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेता है। उनके साथ खेलना अच्छा लगता है। अपनी उम्र के साथ जिस रुचि से खेलता है वह रुचि बड़ों के साथ नहीं होती। दूसरा कारण मनोवैज्ञानिक भी है। बच्चे को अपने साथियों के बीच सकने या रोने में हीनता का अनुभव होता है। यही कारण है कि भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सकना भूल जाता है। अगला प्रश्न है, आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। तो यहाँ पे उपयोगी प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे आपको अपना अनुभव बताना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? यहाँ पे उत्तर है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री से हमारे खेल और खेल सामग्रियों में कल्पना से अधिक अंतर आ गया है। भोलानाथ के समय में परिवार से लेकर दूर पड़ोस तक आत्मीय संबंध थे, जिससे खेलने की स्वच्छता थी। बाहरी घटनाओं अपहरण आदि का वह नहीं था। खेल की सामग्रियां बच्चों द्वारा स्वयं निर्मित थी। घर की अनुपयोगी वस्तु ही उनके खेल की सामग्री बन जाती थी, जिससे किसी प्रकार की हानि की संभव नहीं थी। धूल मिट्टी से खेलने में पूर्ण आनंद की अनुभूति होती थी। ना कोई रोक, ना कोई डर, ना किसी का निर्देशन। जो था वह सब सामूहिक बुद्धि की उपज थी। आज भोलानाथ के समय से सर्वथा भिन्न खेल और खेल सामग्री और ऊपर से बड़ों का निर्देशन और सुरक्षा हर समय सिर पर हावी रहता है। आज खेल सामग्री स्वनिर्मित न होकर बाजार से खरीदी हुई होती है। खेलने की समय सीमा भी तय कर दी जाती है तथा स्वच्छंदता नहीं होती। धूल मिट्टी से बच्चों का परिचय ही नहीं होता है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हो। उत्तर है, पाठ का सबसे रोमांचक प्रसंग वह है जब एक सांप सब बच्चों के पीछे पड़ जाता है। तब वे बच्चे किस प्रकार गिरते पड़ते भागते हैं और माँ की गोद में छिपकर सहारा लेते हैं। यह प्रसंग पाठक के हृदय को भीतर तक हिला देता है। इस पाठ में गुदगुदाने वाले प्रसंग भी अनेक हैं। विशेष रूप से बच्चे के पिता का मित्रपूर्वक बच्चों के खेल में शामिल होना मन को छू लेता है। जैसे ही बच्चे भोज आदि या खेती का खेल खेलते हैं, बच्चे का पिता बच्चा बनकर उनमें शामिल हो जाता है। पिता का इस प्रकार बच्चा बन जाना बहुत सुखद अनुभव है जो सभी पाठकों को गुदगुदा देता है। अब अगला प्रश्न है, इस उपन्यास के अंश में 30 के दशक की ग्राम संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? उत्तर है, आज की ग्रामीण संस्कृति को देखकर और इस उपन्यास के अंश को पढ़कर ऐसा लगता है कि कैसी अच्छी रही होगी वह समूह संस्कृति
जो आत्मीय स्नेह और समूह में रहने का बोध कराती थी। आज ऐसे दृश्य दिखाई नहीं देते। पुरुषों की सामूहिक कार्य प्रणाली भी समाप्त हो गई है। अतः ग्रामीण संस्कृति में आए परिवर्तन के कारण वे दृश्य नहीं दिखाई देते हैं जो 30 के दशक में रहे होंगे। पहला बिंदु है, आज घर सिमट गए हैं, घरों के आगे चबूतरे का प्रचलन समाप्त हो गया है। दूसरा बिंदु, आज परिवारों में एकल संस्कृति ने जन्म ले लिया है जिससे समूह में बच्चे अब दिखाई नहीं देते। तीसरा बिंदु, आज बच्चों की खेलने की सामग्री और खेल बदल चुके हैं, खेल खर्चीले हो गए हैं। जो परिवार खर्च नहीं कर पाते वे बच्चों को हीन भावना से बचाने के लिए समूह में जाने से रोकते हैं। चौथा बिंदु, आज की नई संस्कृति बच्चों को धूल मिट्टी से बचाना चाहती है। पांचवा है, घरों के बाहर पर्याप्त मैदान भी नहीं रहे, लोग स्वयं डिब्बों में जैसे घरों में रहने लगे हैं। अगला प्रश्न है, पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड़ प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। ये भी आपका स्वयं के अनुभव आपको बताना है। ये यहाँ पे छात्र स्वयं अपने अनुभव अंकित करेंगे, यानी कि आपको स्वयं ही इसका प्रश्न के उत्तर लिखना है। जो आपकी प्रोजेक्ट बुक में ये क्वेश्चन आया होगा उसमें आपने किया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, पिता का अपने साथ शिशुओं को नहला धुलाकर पूजा में बैठा लेना, माथे पर तिलक लगाना, फिर कंधे पर बैठाकर गंगा तक ले जाना और लौटते समय पेड़ पर बैठाकर झूला झुलाना कितना मनोहारी दृश्य उत्पन्न करता है। पिता के साथ कुश्ती लड़ना, बच्चे के गालों का चूम लेना, बच्चे के द्वारा पूछे पकड़ने पर बनावटी रोना रोने का नाटक और शिशु को हंस पड़ना अत्यंत जीवंत लगता है। माँ के द्वारा गोरस भात, तोता मैना आदि के नाम पर खिलाना, उलटना, शिशु का श्रृंगार करना और शिशु का शिशकना, बच्चों की टोली को देख शिशकना बंद कर विविध प्रकार के खेल खेलना और भूषण तिवारी को चिढ़ाना आदि अद्भुत दृश्य उकेर गए हैं। ये सभी दृश्य अपने शैशव की याद दिलाते हैं। अगला प्रश्न है, माता का आचक शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। उत्तर है, इस पाठ के लिए माता का आंचल शीर्षक उपयुक्त नहीं है। इसके लेखक के शाप की 3 विशेषताओं को वर्णन हुआ है। पहला बिंदु है बच्चे का पिता के साथ लगाव, दूसरा है शाप की मस्त क्रियाएं, तीसरा है माँ का वात्सल्य, चौथा है माता का आंचल। इन तीनों में से केवल अंतिम को ही व्यक्त करता है, अतः यह एकाकी और अधूरा शीर्षक है। इसका अन्य शीर्षक हो सकता है। अब यहाँ पे पांचवा बिंदु, मेरा शैशव। छठवां बिंदु, कोई लौटा दे मेरे रस भरे दिन। अब देखते हैं अगला प्रश्न, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। पहला बिंदु, शिशु की जिद में भी प्रेम का प्रकटीकरण है। दूसरा बिंदु, शिशु और माता पिता के दिए में यह स्पष्ट कराना ठीक होता है कि माता पिता का स्नेह शिशु के प्रति है या शिशु का माता पिता के प्रति, दोनों एक ही प्रेम के संपूरक होते हैं। यहाँ पे तीसरा बिंदु, शिशु की मुस्कुराहट, शिशु को उनकी गोद में जाने की ललक, उनके साथ विविध क्रियाएं करके अपने प्रेम की प्रकटीकरण करते हैं। चौथा बिंदु है माता पिता की, यहाँ पर चौथा बिंदु, माता पिता की गोद में जाने के लिए बच्चे मचलना उसका प्रेम ही होता है। इस प्रकार माता पिता के प्रति शिशु के प्रेम को शब्दों में व्यक्त करना कठिन होता है। अगला प्रश्न है, इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बच्चों की दुनिया से किस तरह भिन्न है। उत्तर, हमारा बचपन इस पाठ में वर्णित बचपन से पूरी तरह भिन्न है। हमें पिता का ऐसा लाड नहीं मिला। मेरे पिता प्रायः अपने काम में व्यस्त रहते हैं। प्रायः वे रात को थक कर ऑफिस से आते हैं, वे आते ही खा कर सो जाते हैं। वे मुझसे प्यार भरी कुछ बातें जरूर करते हैं, मेरे लिए मिठाई, चॉकलेट, खिलौने भी ले आते हैं, कभी कभी स्कूटर बिठाकर घुमा भी आते हैं, किंतु मेरे खेलों में इस तरह रुचि नहीं लेते। वे हमें रंग धड़ंग तो रहने ही नहीं देते। उन्हें मानो मुझे कपड़े से ढकने और सजाने का बेहद शौक है। मुझे बचपन में एप्पल सी कैट राइट गई, हर किसी को नमस्ते करनी सिखाई गई। 2-2.5 साल की उम्र में मुझे स्कूल भेजने का प्रबंध किया गया।
3 साल के बाद मेरे जीवन से मस्ती गायब हो गई। मुझे मेरी मैडम, स्कूल ड्रेस और स्कूल के काम की चिंता सताने लगी। तब से लेकर आज तक मैं 90% अंक लेने के चक्कर में अपनी मस्ती को अपने ही पाँव के नीचे रौंदता चला आ रहा हूँ। मुझे होलार करने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। शायद मेरा बचपन बुढ़ापे में आए, या शायद मैं अपने बच्चे या पोतों के साथ खेल कर सकूं। यहाँ पे अगला प्रश्न है, फणीचंद्र रेणु और नागार्जुन की आंचलिक रचनाओं को पढ़िए। उत्तर है पहला, कृष्णनाथ रेणु का उपन्यास मेला आंचल पाठनीय है, विद्यालय के पुस्तकालय से लेकर पढ़िए। दूसरा है, नागार्जुन का उपन्यास वल्चना आंचलिक है, वल्चनमा आंचलिक है, उपलब्ध होने पर। यहाँ पर देखिए, ये जो इनके राइटर हैं नागार्जुन उपन्यास, उनका ये है वल्चना आंचलिक है। ये आपको मार्केट में मिलेगा, बहुत ही अच्छा उपन्यास है, इसको आप जरूर पढ़िए। यहाँ पर ये बताया जाता है। तो देखते हैं अन्य पाठ का हल प्रश्न है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए देखते हैं। पहला है प्रश्न यहाँ पर, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं, मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो प्लीज़ अभी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। माता का आंचल पाठ में भोलानाथ के पिता की दिनचर्या का वर्णन करते हुए आज के एक समान व्यक्ति की दिनचर्या से उसकी तुलना कीजिए। उत्तर, माता का आंचल पाठ में वर्णित भोलानाथ के पिता की दिनचर्या के बारे में यह पता चलता है कि वे सुबह जल्दी उठते और नहा धोकर पूजा पाठ पर बैठ जाते थे। वे अक्सर बालक भोलानाथ अपने अन्य पुत्र को भी अपने साथ बिठा लिया करते थे। वे प्रतिदिन रामायण का पाठ करते थे। पूजा के समय वे भोलानाथ को भूभूत से तिलक लगा देते थे। भूभूत यानी कि जो भभूति होती है, उससे वे तिलक लगा देते थे। पूजा पाठ के उपरांत वे राम नामी बही पर 1000 बार राम नाम राम राम लिखते थे और अपनी पाठ करने की पोथी में रख लेते थे। इसके उपरांत वे 500 बार कागज के टुकड़े पर राम राम लिखते और उन्हीं कागजों पर आटे की छोटी छोटी गोलियां रखकर लपेटते। उन गोलियों को लेकर वे गंगा जी के तट पर जाते और अपने हाथों से मछलियों को खिला देते थे। इस समय भी भोलानाथ उनके साथ ही हुआ करता था। आज के आम आदमी की सुबह इस सुबह की, यहाँ बताते हैं आज के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं है। आज की आम आदमी की सुबह इस सुबह की दिनचर्या से इसलिए भिन्न है क्योंकि आज इस भौतिकवादी युग में धन दौलत के पीछे लगी भागम भाग के कारण आम आदमी के पास इतना समय ही नहीं है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। चिड़िया उड़ाते उड़ाते भोलानाथ और उसके साथियों ने चूहे के बिल में पानी डालना शुरू किया। इस घटना का क्या परिणाम निकला? उत्तर है, खेल से चिड़ियों को उड़ने के बाद भोलानाथ और उसके साथी को चूहों के बिल में पानी डालने का ध्यान आया। सभी ने एक टीले पर जाकर चूहों के बिल में पानी उछलने शुरू किया। पानी नीचे से ऊपर फेंकना था। यह कार्य करते हुए सभी थक गए थे। तभी उनकी आशा के विपरीत चूहे के स्थान पर सांप निकल आया। सांप से भयभीत होकर सभी रोते चिल्लाते बेहद हंसा भागने लगे। कोई आधा गिरा, कोई सीधा, किसी का सिर फटा, किसी का दांत टूटा, सभी भागते ही जा रहे थे। भोलानाथ की देह लूहलुहान हो गई। पैरों के तलवे में अनेक कांटे चुभ गए थे। इस प्रकार से अब अगला प्रश्न है यहाँ पर, माता का आंचल पाठ में वर्णित समय में गांव की स्थिति और वर्तमान समय में गांव की स्थिति में आए परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, पहले गांव की स्थिति बहुत अच्छी न थी। वहां बिजली, पानी, परिवहन जैसी सुविधाएं नाम मात्र की थी। लोगों की आजीविका का साधन कृषि थी। यहाँ पर बताते थे किससे पैसे कमाते थे, सिर्फ कृषि से। उनकी आजीविका क्या थी? लोगों की का साधन कृषि था। यहाँ पर कृषि थी। आज गाँव में टेलीविजन के प्रचार प्रसार से लोगों में एकांकी वृत्ति बढ़ी है। बच्चे परंपरागत खेलों से विमुख होकर वीडियो गेम, टेलीविजन आदि के साथ अपना समय बिताना चाहते हैं। इस बढ़ती आधुनिकता ने ग्रामीण संस्कृति को पतन की ओर उन्मुख
कर दिया है। अगला प्रश्न है, पिता भले ही बच्चे से कितना लगाव रखे पर माँ अपने हाथ से बच्चे को खिलाए बिना संतुष्ट नहीं होती। माता का आंचल पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, भोलानाथ के पिता भोलानाथ को अपने साथ रखते, घुमाते फिराते, गंगा जी ले जाते। वे भोलानाथ को अपने साथ चौके में बिठाकर खिलाते थे। उनके हाथ से भोजन कर जब भोलानाथ का पेट भर जाता तब उनकी माँ थोड़ा और खिलाने का हठ करती। वे बाबूजी से पेट भर न खिलाने की शिकायत करती और कहती, देखिए मैं खिलाती हूँ, माँ के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भरता है। यह कहकर वे थाली में दही भात मिलाती थी और अलग अलग तोता, मैना, हंस, कबूतर आदि पक्षियों के बनावटी नाम लेकर भोजन का कौर बनाती तथा उसे खिलाते हुए यह कहती कि खा लो, नहीं तो ये पक्षी उड़ जाएंगे। इस तरह भोजन जल्दी से भरपेट खा लिया करता था। अगला प्रश्न है, बच्चे रोना धोना पीड़ा आपसी झगड़े ज्यादा देर तक अपने साथ नहीं रख सकते हैं। माता के आंचल पाठ के आधार पर बच्चों की स्वाभाविक विशेषताएं लिखिए। उत्तर, बच्चे मन के सच्चे होते हैं। वे आपसी झगड़े, रोना धोना, कष्ट की अनुभूति आदि जितनी जल्दी करते हैं उतनी ही जल्दी भूल जाते हैं। वे आपस में फिर इस तरह घुल मिल जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। माता का आंचल पाठ में बच्चों के सरल तथा निश्चल स्वभाव का पता चलता है। वे लड़ाई झगड़े की कटुता को अधिक देर तक अपने मन में नहीं रख सकते। खेल खेल में रो देना या हंस देना उनके लिए आम बात है। अपने मनोरंजन के लिए वे किसी को चिढ़ाने से भी नहीं चूकते। सुख दुख से बेपरवाह हो वे अपनी ही दुनिया में मगन रहते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मूशन तिवारी को बेजू ने चिढ़ाया था पर उसकी सजा भोलानाथ को भुगतनी पड़ी। माता का आंचल पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, एक दिन भोलानाथ और उसके साथी बाग से आ रहे थे कि उन्हें मूशन तिवारी यानी गुरुजी दिखाई दिए। उन्हें कम दिखाई पड़ता था। साथियों में से ढीठ बीजू ने उन्हें चिढ़ाते हुए कहा, बुढ़ापा बेईमान है, मांगे करेला का चोखा। गुरुजी को चिढ़ाकर सभी बच्चे घर की ओर भागने लगे। गुरुजी बच्चों को पकड़ने के लिए भागे पर बच्चे हाथ न आए। वे पाठशाला चले गए। पाठशाला से 4 बच्चे भोलानाथ और बीजू ने को पकड़ने के लिए घर आ गए। शरारती बीजू तथा अन्य बच्चे भाग गए पर भोलानाथ को गुरुजी के शिष्य पकड़कर पाठशाला ले गए। जिन बच्चों ने गुरुजी को चिढ़ाया था उनके साथ रहने के कारण उन्होंने भोलानाथ को दंडित किया। अगला प्रश्न है, भोलानाथ और उसके साथी खेल ही खेल में दावत की योजना किस तरह बना लेते। उत्तर, भोलानाथ और उसके साथी खेलते भोजन बनाने की योजना बना लेते। फिर वे सब भोजन बनाने के उपक्रम में जुड़ जाते। घड़े के मुंह का चूल्हा बनाया जाता है। दिए, दीपक के पात्र की कढ़ाई और पूजा की आचमनी की कलछी बनाते हैं। वे पानी को घी, धूल को आटा, बालू को चीनी बनाकर भोजन बनाते तथा सभी भोजन के लिए पंगत में बैठ जाते। उसी समय बाबू जी भी आकर पतंग के अंत में बैठ जाते हैं। पंगत मीन्स वो होती है जो खाने में अपन लाइन बनाकर बैठते हैं, उसको पंगत बोला जाता है। उनको देखते ही बच्चे हंसते खिलखिलाते हुए भाग जाते हैं। अगला प्रश्न है, भोलानाथ और उसके सीधी खेल खेल में फसल कैसे उगाया करते थे। उत्तर, खेलते खेलते भोलानाथ उसके साथी खेती करने में फसल उगाने की योजना बनाते। चबूतरे के छोर पर हिरनी गाड़कर बाल्टी को कुआं बना लेते। पूंछ की पतली रस्सी से चुगड़ बांधकर कुएं में लटका दिया जाता। 2 लड़के बैलों की भांति मोड़ खींचने लगते। चबूतरा खेत कंकड़ बीज बनता और वे खेती करते। यहाँ के बताते चबूतरा खेत कंकड़ बीज बनता और वे खेती करते। फसल तैयार होने में देर न लगती। वे जल्दी से फसल काटकर पैरों में रौंदकर रसोई कर लेते। यहाँ अगला प्रश्न है, भोलानाथ की माँ उसे किस तरह कन्हैया बना देती। उत्तर, भोलानाथ जब अपने साथियों के साथ गली में खेल रहा होता तभी भोलानाथ की माँ उसे अचानक ही पकड़ लेती और भोलानाथ के लाख ना नुक्कड़ करने पर भी चुल्लू भर कड़वा तेल सिर पर डालकर सारा बोर कर देती। उसकी नाभि और
लीलार पर काजल की बिंदी लगा देती, बालों में चोटी गूंथकर उसमें फूलदार लट्टू बनाती और रंगीन कुर्ता टोपी बनाकर कन्हैया बना देती थी। अगला प्रश्न है ये पहला है, आजकल बच्चे घरों में अकेले खेलते हैं पर भोलानाथ और उसके साथी मिलजुल कर खेलते थे। उनमें से आप भावी जीवन के लिए किसे उपयुक्त मानते और क्यों? उत्तर है, यह सत्य है कि आजकल के बच्चे कंप्यूटर पर गेम, वीडियो गेम, टेलीविजन पर कार्टून देखते हुए अकेले समय बिताते हैं, परंतु भोजन भोलानाथ का समय साथियों के साथ खेलते हुए बिताता था। खेत में चिड़िया उड़ाना हो या चूल्हे के बिल में पानी डालना या खेती करना, बारात निकालना आदि खेल ऐसे थे जिसमें बच्चों का एक साथ खेलना आवश्यक था। मैं मिलजुल कर खेलने को भावी जीवन के लिए उपयुक्त मानता हूँ। क्यों? कि पहला बिंदु, इससे सामूहिकता की भावना मजबूत बनती है। दूसरा, इस प्रकार के खेलों से सहयोग की भावना विकसित होती है। तीसरा, मिलजुल कर खेलने से सभी बच्चे अपना अपना योगदान देते हैं, जिससे सक्रिय सहभागिता की भावना का उदय होता है। चौथा बिंदु, मिलजुल कर खेलने से बच्चों में हार जीत को समान रूप से अपनाने की प्रेरणा मिलती है, जिनका भावी जीवन में उपयोगिता होती है। अगला प्रश्न है, भोलानाथ के पिता भोलानाथ को पूजा पाठ में शामिल करते, उसे गंगा तट पर ले जाते और लौटते हुए पेड़ की डाल पर झुकाते। उनका ऐसा करना किन किन मूल्यों को बांटने में सहायक है? पहला यह बताते हैं उत्तर, भोलानाथ के पिता उसको अपने साथ पूजा पाठ पर बिठाते। पूजा के बाद आटे की गोलियां लिए हुए गंगा तट जाते, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाते, वहां से लौटते हुए उसे पेड़ की झुकी डाल पर झुलाते। उनके इस कार्य व्यवहार से भोलानाथ यहाँ बताते हैं, झुकी डाल पर झुलाते, उनके इस कार्य व्यवहार से भोलानाथ में कई मानवीय मूल्यों का उदय एवं विकास होगा। ये मानवीय मूल्य है। पहला बिंदु, भोलानाथ द्वारा अपने पिता के साथ पूजा पाठ में शामिल होने से उनमें धार्मिक भावना का उदय होगा। दूसरा बिंदु, प्रकृति से लगाव उत्पन्न होने के लिए प्रकृति का सानिध्य आवश्यक है। भोलानाथ को अपने पिता के साथ प्रकृति के निकट आने का अवसर मिलता है, ऐसे में उसमें प्रकृति से लगाव की भावना उत्पन्न होगी। तीसरा बिंदु, मछलियों को निकट से देखने एवं उन्हें आटे की गोलियां खिलाने से भोलानाथ में जीव जंतु के प्रति लगाव एवं दया भाव उत्पन्न होगा। तीसरा बिंदु है यहाँ पे चौथा बिंदु, नदियों के निकट जाने से भोलानाथ के मन में नदियों को प्रदूषित मुक्त रखने की भावना का उदय एवं विकास होगा। छठवां बिंदु यहाँ पर पांचवा है, वृक्षों से निकटता होने पर उनकी शाखाओं पर झूला झूलने से भोलानाथ में पेड़ों के संरक्षण की भावना विकसित होगी। जो बिंदु कंप्लीट होता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में संतान द्वारा माँ बाप के प्रति उपेक्षा का भाव दर्शाया जाने लगा है, जिससे वृद्धों की समस्या बढ़ी है तथा समाज में वृद्धा आश्रम की जरूरत बढ़ गई है। माता का आंचल पाठ उन मूल्यों को बांधने की कितना सहायक है, जिससे इस समस्या पर नियंत्रण करने में मदद मिलती हो? उत्तर है, वर्तमान समय में भौतिकवाद का प्रभाव है। अत्यधिक धन कमाने एवं सुख पाने की चाहत ने मनुष्य को मशीन बनाकर रख दिया है। ऐसे में संतान के पास बैठने, उसके साथ खेलने और घूमने फिरने का माता पिता के पास समय नहीं है। इस कारण एक और माता पिता बूढ़े होने पर उपेक्षा का शिकार होते हैं, तो दूसरी ओर वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ रही है। माता का आंचल पाठ में भोलानाथ का अधिकांश समय अपने पिता के साथ बीतता था। वह अपने पिता के साथ पूजा में शामिल होता था, तो पिताजी भी मनोविनोद के लिए उसके साथ खेलों में शामिल होते थे। इससे भोलानाथ में अपने माता पिता से अत्यधिक लगाव, सहानुभूति, मिलजुल कर साथ रहने की भावना, माता पिता के प्रति दृष्टिकोण में व्यापकता, माता पिता के प्रति उत्तरदायित्व, सामाजिक सरोकारों से प्रगाढ़ता आएगी, जिससे वृद्धों की उपेक्षा एवं वृद्धाश्रम की बढ़ती आवश्यकता पर रोक लगाने में सहायता मिलेगी। इस प्रकार से पत्रिका बुक का पहला पार्ट के प्रश्न उत्तर यहीं कंप्लीट होते हैं। बहुत ही सरल भाषा पे है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी फ्रेंड में शेयर कीजिए। फ्रेंडों में प्लीज़ सब्सक्राइब। ये आपका पूरा पाठ के प्रश्न उत्तर बहुत ही सरल भाषा में
कंप्लीट हो चुके हैं। इस प्रकार से थैंक यू।